हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आज हम जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला शक्तिशाली साम्राज्य कहाँ से शुरू हुआ? एक छोटा सा राज्य जिसने पूरे उत्तर भारत की राजनीति बदल दी, वो था मगध साम्राज्य। और अक्सर यूपीएससी में पूछा जाता है जब मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, हिस्ट्री के ऑप्शनल में भी और जीएस में भी, कि मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों बना। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ें जानेंगे कि मैंने लिया है उड़ान मैगज़ीन से। अगर आप मगध साम्राज्य समझ लेते हैं तो मौर्य काल अपने आप ही आपको आसान हो जाएगा समझने में। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रारंभिक इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और PYQs में जो बताए गए थे ईयर वाइज, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो मगध साम्राज्य में हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय, मगध साम्राज्य का उत्थान और विकास, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मगध साम्राज्य के अधीन प्रशासन, मगध साम्राज्य के अधीन समाज, मगध साम्राज्य के अधीन अर्थव्यवस्था, ईरानी आक्रमण और संपर्क। तो सीरियस एस्पिरेंट से मेरे को रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें, और चैनल को शेयर भी ज़रूर करें। तो हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपदों का उदय। इसको जानते हैं पहले। उत्तर वैदिक काल 900 से 600 ईसा पूर्व में वंश यानी कि जन पर आधारित एक जनजातीय राज्य व्यवस्था से एक प्रादेशिक राज्य व्यवस्था यानी कि जनपद में संक्रमण देखा गया। जनपद संसाधनों एवं राजनीतिक प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ते रहते थे। कुछ जनपदों ने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया और कई जनों को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया। ऐसे जनपद विकसित होकर महाजनपद यानी कि एक बड़ा साम्राज्य बन गए, जो अपनी राजनीतिक प्रकृति में या तो राजतंत्रात्मक या गणतांत्रिक थे। ठीक है, यहाँ पे आप मैप चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैप आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको आधी चीज़ें इसमें लर्न हो जाएंगी। इसमें आपको नदियों का भी ज्ञान हो जाएगा। नोट है, जनपद से तात्पर्य उस भौगोलिक भूखंडीय संरचना से है जहाँ पर जन अर्थात लोगों, कबीला या जनजाति का वास होता था। ठीक है, जन यानी कि जहाँ पे लोग, कबीले, जनजाति का वास होता था उसे जन कहते थे। यहाँ पे आपको एक तरफ राजतंत्र के बारे में बताया गया है और दूसरी साइड में यहाँ पर गणतंत्र यानी कि गण संघ के बारे में बताया गया है। पहले हम राजतंत्र को जानते हैं। उनका प्रशासन केंद्रीकृत था और राजाओं द्वारा शासित था। और जो गणतंत्र का है, गणतंत्र में निर्णय लेने वाला कोई भी एक प्राधिकारी नहीं था। ठीक है, राजतंत्र में है राजसत्ता वंशानुगत होती थी और उत्तराधिकार मुख्यतः वंशानुक्रम के नियम पर आधारित होता था। और गणतंत्र में जनजातीय प्रमुखों का चयन एक बड़े समूह द्वारा किया जाता था। राजतंत्र में राजा को सलाहकार निकाय के रूप में परिषद यानी कि जिसमें अधिकतर ब्राह्मण होते थे और सभा नामक परिषदों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। और गणतंत्र में निर्णय विभिन्न कुलों के प्रमुखों, जिन्हें अक्सर सामूहिक रूप से राजा कहा जाता था, उनके द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते थे। राजतंत्र में एकमात्र राजा ही राजस्व अधिकार का दावा करता था और गणतंत्र में प्रत्येक जनजातीय शासक यानी कि राजा के पास ऐसे अधिकार थे। राजतंत्र में वैदिक रूढ़िवादी प्रथाओं का चलन था, जिसमें पुरोहित वर्ग को एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। और गणतंत्र में पुरोहित वर्ग के प्रभाव की प्रमुखता नहीं थी। राजतंत्र में
उनके पास एक केंद्रीय स्थायी सेना होती थी और गणतंत्र में जनजातीय शासक अपनी सेनाएं एक सेनापति के अधीन रखते थे। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे इनको। नेक्स्ट है बड़े राज्यों के उदय के कारण, उसको जानते हैं। अनुकूल स्थान, गंगा के मैदान उपजाऊ थे और लौह उत्पादन केंद्र के करीब थे। लौह प्रौद्योगिकी ने कृषि में सुधार किया, जिसके परिणाम स्वरूप अधिशेष संग्रह हुआ। इससे उनकी सैन्य और प्रशासनिक आवश्यकताओं को बनाए रखने में मदद मिली तथा इस प्रकार स्थिर बसावट आसान हुई। आप इन पॉइंट को नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक केंद्रों के रूप में कस्बों वाले बड़े राज्यों के उदय ने अपने जन या जनजाति के बजाय जनपद के प्रति निष्ठा की भावना को बढ़ावा दिया। अब नेक्स्ट है महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय यानी कि सुत्त पिटक का भाग है में 16 महाजनपदों की सूची है। यहाँ पे आपको एक तरफ महाजनपद बताए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दी गई हैं और तीसरी तरफ उनके शासक और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बताई जा रही हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मगध जो आधुनिक पटना और गया, राजधानी राजगृह या गिरिव्रज और शासक है इसमें मगध पर हर्यक वंश का शासक था। अंग में है आधुनिक जिले मुंगेर और भागलपुर बिहार और राजधानी है इसकी चंपा यानी कि गंगा और चंपा नदियों के संगम पर स्थित है। चंपा एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र था। व्यापारी यहाँ से स्वर्ण भूमि यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया तक की यात्रा करते थे, ये इसकी विशेषता है। वज्जी गंगा के उत्तर में तिरहुत संभाग और इसकी राजधानी है वैशाली। राजा इसमें चेतक, यह लिच्छवियों, ज्ञात्रिक और वज्जियों सहित एक संघ था। महावीर ज्ञात्रक वंश के थे। मल यानी कि गंगा का मैदानी भाग उत्तर प्रदेश में और इसकी राजधानी है कुशीनारा और पावा। बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन पावा में किया और बीमार पड़ गए। उन्होंने कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, ये इसकी विशेषता है। काशी जो वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी इसकी राजधानी है वरुणा और अस्सी नदियों के बीच। और स्पेशलिटी जो इसकी विशेषता है, काशी को राजा कंस के द्वारा कौशल में मिला लिया गया था। गांधार जो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है और इसकी राजधानी है तक्षशिला, व्यापार और शिक्षा का प्रमुख केंद्र। और विशेषता है अचमेनिद सम्राट डारियस के बेहिस्टून शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि फारसियों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में गांधार पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। कौशल अयोध्या सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजधानी है सरयू नदी राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी कौशल श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की कुशावती। राजा है प्रसेनजित यानी कि बुद्ध के समकालीन थे। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है जो शाक्यों के जनजातीय गणराज्य में शामिल है। चेदी बुंदेलखंड क्षेत्रों का पूर्वी भाग, राजधानी है शुक्तिमती या सौथिवती नगर, सौथिवती नगर। ठीक है। राजा है शिशुपाल। वत्स यमुना नदी के किनारे और राजधानी है कौशाम्बी, इलाहाबाद के निकट गंगा यमुना के संगम पर। राजा इसमें उदयन है और वत्स अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। कुरु पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजधानी है इंद्रप्रस्थ। विशेषता है महाभारत महाग्रंथ में कुरु वंश पर शासन करने वाले शासकों की 2 शाखाओं के बीच हुए संघर्ष को विस्तार से बताया गया है। पांचाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजधानी है यहाँ पर गंगा नदी राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तरी पांचाल अहिछत्र बरेली उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पांचाल में है कांपिल्य यानी कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश।
विशेषता है कन्नौज पांचाल राज्य में स्थित था। मत्स्य, राजस्थान का उदयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र और राजधानी है विराटनगर। संस्थापक विराट। अश्मक, अस्सक, गोदावरी और मंजीरा नदी के बीच स्थित है। इसकी राजधानी है पोटाली, यानी कि आधुनिक बोधन जिला निजामाबाद और तेलंगाना में आदिलाबाद के कुछ हिस्से। विशेषता है विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित केवल यही एकमात्र महाजनपद दक्षिणापथ में स्थित था। शूरसेन, उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र, राजधानी है मथुरा, यमुना नदी के तट पर, और राजा है अवंतीपुरा बुद्ध के शिष्य। अवंती मध्य मालवा और राजधानी है विंध्य श्रेणी द्वारा विभाजित उत्तर अवंती उज्जैन और दक्षिण अवंती में महिषमती। राजा है प्रदोत, यानी कि वत्स, शासक उदयन के ससुर। कंबोज, राजौरी और हाजरा कश्मीर और पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और राजधानी है इसमें पुंछ। विशेषता है प्राचीन काल में घोड़ों की उत्कृष्ट नस्ल और विलक्षण प्रतिभा वाले घुड़सवारों के लिए प्रसिद्ध, उत्तरापथ या उत्तर पश्चिम में स्थित। 16 महाजनपदों में से मगध, कौशल, वज्जी और अवंती के बीच सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिससे मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरकर सामने आया। मगध के राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि बिंबिसार के साथ हुई थी, जो हर्यक वंश से था। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का उत्थान और विकास। यहाँ पे इसका पहले हम परिचय जानते हैं। ये पूरी ही मैगजीन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स की तरह है एक तरीके से। तो आपको यहाँ पर सारे जितने भी इस तरह के ब्लॉक बने हैं, ये सारे आपको स्पेशली अंडरलाइन करके ही पढ़ने हैं। मगध साम्राज्य दूसरे शहरीकरण कालावधि 6ठी और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि, ठीक है, उनके समान राज्यों में से एक था। मगध क्षेत्र पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश हर्यक, शिशुनाग और नंद थे। नोट है कृषि अधिशेष, शिल्प और व्यापार की वृद्धि तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण गंगा के मैदानी इलाकों में कई शहरों का उदय हुआ। हड़प्पा सभ्यता से पहले शहरीकरण के साक्ष्य मिलने के बाद इसे भारतीय इतिहास का दूसरा शहरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है जानकारी का स्रोत। वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मण और उपनिषदों में कई जनपदों और महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। जैन साहित्य का भगवती सूत्र उस समय के महाजनपदों की एक सूची प्रदान करता है। पुरातात्विक साक्ष्य उत्तरी काले पॉलिश बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तन, ठीक है, अहिछत्र, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, उज्जैन आदि क्षेत्रों से पुरातात्विक अवशेषों की खोज। नेक्स्ट है हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश थे। पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे आप लोग। जिसकी राजधानी राजगृह थी। राजवंश का संस्थापक अज्ञात है, लेकिन अधिकांश विद्वान संस्थापक के रूप में बिंबिसार को दादा को स्वीकार करते हैं। महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी ईसा पूर्व, ठीक है। बिंबिसार बुद्ध और महावीर के समकालीन था। यह प्रथम शासक था जिसके पास एक नियमित और स्थायी सेना थी। इसमें संघर्ष, पहले बिंबिसार की अवंती के राजा प्रदोत से प्रतिद्वंदता थी, लेकिन बाद में वे मित्र बन गए। जब प्रदोत को पीलिया हो गया तो उन्होंने अपने राज चिकित्सक जीवक को, यहाँ पे आप जीवक नाम को अंडरलाइन करेंगे, पूछा जा सकता है, जीवक को उज्जैन यानी कि दक्षिणापथ से अवंती तक भेजा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग यानी कि पूर्वी बिहार पर विजय प्राप्त की। अंग और उसकी राजधानी चंपा, अभी हमने पढ़ी थी ना राजधानी चंपा, अंतर्देशीय और समुद्री व्यापार के लिए आवश्यक थे। उन्होंने पश्चिम और उत्तर दिशाओं में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। पहली पत्नी कौशल से महाकौशला यानी कि प्रसेनजीत की बहन दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ।
और दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलाना, जिन्होंने अजातशत्रु को जन्म दिया। तीसरी पत्नी मद्र नरेश यानी कि पंजाब की बेटी थी। बिंबिसार की हत्या के उपरांत अजातशत्रु उसका मगध का उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट है अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। वह हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक था। उसने सैन्य विजय के माध्यम से अपने पिता की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजा प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया, जिसे उन्होंने बिंबिसार को दहेज के रूप में सौंपा था, जिससे मगध और कौशल के बीच सैन्य टकराव हुआ। संघर्ष प्रसेनजीत यानी कि उनके मामा को हराकर कौशल पर विजय मतलब कब्जा कर लिया और काशी को पुनः अपने राज्य में मिला लिया। अपने नाना चेटक को हराकर वैशाली यानी कि लिच्छवी पर कब्जा कर लिया। उसने मल्लों को भी हराया। सैन्य हथियार कैटापुल्ट, महाशिला कंटक जैसे युद्धक हथियार एक सरल यंत्र का प्रयोग पत्थरों को फेंकने के लिए होता था। सामूहिक संहार के लिए गदा के साथ रथ यानी कि रथ मूसल का प्रयोग किया जाता था। अवंती के शासक, जिन्होंने पहले कौशांबी के वत्स को हराया था, उनके द्वारा उत्पन्न आक्रमण के खतरे का मुकाबला करने के लिए राजगृह की किलेबंदी शुरू की। अपने जीवन काल में ही उनकी मुलाकात बुद्ध से हुई। बुद्ध ने उनके शासनकाल के दौरान ही परिनिर्वाण प्राप्त किया यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया। अजातशत्रु ने पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदयन था। ये हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म में पढ़ा है, ठीक है, जो संगीतियां उनकी हुई थी, ठीक है। उदयभद्र यानी कि उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व। उन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना में नई राजधानी की स्थापना की। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश 413 से 345 ईसा पूर्व। महत्वपूर्ण शासक इसमें है शिशुनाग, उसको जानते हैं पहले। वह शुरू में नागदशक यानी कि अंतिम हर्यक राजवंश शासक का अमात्य या मंत्री था। उसने 413 ईसा पूर्व में इस राजवंश की स्थापना की थी। उसने अस्थायी तौर पर राजधानी को वैशाली स्थानांतरित कर दिया। उसने अवंती को हराया और इसे मगध का हिस्सा बना लिया। इस प्रकार मगध और अवंती के बीच 100 वर्ष पुरानी प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो गई। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक बना। अब यहाँ पर हम कालाशोक के बारे में जानते हैं। ये सारे पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। बुक में बहुत लंबा है, लेकिन बुक में से ही जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो इस मैगजीन में दी गई हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि इसको आप जरूर पढ़िएगा, इसको नोट करिए आप लोग और इसका रिवीजन भी करिए। उसे काकवर्ण यानी कि पुराणों के अनुसार भी कहा जाता था, उसे काकवर्ण कहा जाता था पुराणों के अनुसार, ठीक है। उसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का संचालन किया। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया और नंद वंश की जो है स्थापना की, ठीक है। नंद वंश 345 से 321 ईसा पूर्व। महत्वपूर्ण शासक है इसमें सबसे पहले तो महापद्मानंद ही है। उसकी विशाल सेना के कारण उसे उग्रसेन भी कहा जाता था। पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। वंश ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वह गैर क्षत्रिय जाति से था। बौद्ध ग्रंथों में नंदों को अनंत कुल यानी कि अज्ञात वंश से संबंधित बताया गया है। वह भारत का पहला साम्राज्य निर्माता था। उसने एकराट यानी कि एकमात्र संप्रभु, जिसने अन्य सभी शासक राजकुमारों को नष्ट कर दिया और सर्व क्षत्रांतक यानी कि क्षत्रियों को उखाड़ फेंकने वाला जैसी उपाधियां धारण की। नोट करेंगे आप इसको। उसने कलिंग को मगध में शामिल कर लिया और विजय के पारितोषिक के रूप में जिन को कलिंग का राजकीय प्रतीक का दर्जा प्राप्त था, उसकी एक मूर्ति लाया। अपने विद्रोहों को कुचलने के लिए कौशल पर भी कब्जा कर लिया। उसके 8 पुत्र उसके उत्तराधिकारी बने और वे सभी मिलकर नंदवंश यानी कि नवनंद
ठीक है, या नौनंद के नाम से जाने गए। धनानंद वह अंतिम प्रभावशाली राजा था जिसके पास एक विशाल सेना थी। डायोडोरस यानी कि ग्रीक इतिहासकार ने उसे एग्रामस या जेड्रामस कहा था। आपको यहाँ पे ये पॉइंट अंडरलाइन करना है, पूछा जा सकता है। इसे नंदोपक्रमणी यानी कि एक विशेष मानक के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इसके शासनकाल के दौरान सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत 327-325 ईसा पूर्व पर आक्रमण किया था। ओडिशा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में हाथी गुफा यानी कि हाथी गुफा शिलालेख में महापद्मानंद द्वारा निर्मित जल सेतु का रिकॉर्ड है। तो इस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है मगध की सफलता के कारण। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कूटनीति और सैन्य दोनों तरीकों को अपनाया। भौगोलिक लाभ, मगध क्षेत्र में विद्यमान लौह अयस्क की प्रचुरता ने वहां के शासकों को प्रभावी हथियारों के निर्माण में उनकी काफी मदद की। मगध की राजधानियों राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र की रणनीतिक अवस्थिति ने भी लाभ पहुंचाया। पाटलिपुत्र नदियों से घिरा हुआ था और इस प्रकार वह एक जल किले यानी कि जल दुर्ग के रूप में कार्य करता था। 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर अपने समय में अभेद था। ठीक है, इन पॉइंट को आप नोट करेंगे। गंगा के मैदानों की केंद्रीय अवस्थिति, इसके कारण इनको दक्षिणी क्षेत्रों के जंगलों से लकड़ी और हाथी मिलते थे जिससे इन्हें एक विशेष सैन्य लाभ मिलता था। मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। लकड़ी के प्रचुर संसाधनों ने नाव निर्माण में सहायता की जिससे मगध के विस्तार को बढ़ावा मिला। ये उनके कारण हैं, उनके सफल होने के। ठीक है, आपको नोट करने हैं। कभी आपसे अगर मेंस में पूछा जाए, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आपको वहाँ पर ये पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के अधीन प्रशासन। अधिकारी और मंत्री, उच्च अधिकारी जिन्हें महामात्र या अमात्य के नाम से जाना जाता है, कई भूमिकाएं निभाते थे जैसे मंत्री, मंत्रीन, कमांडर और सेनानायक। ठीक है, जितने ब्रैकेट में है ये उनके उपनाम है। न्यायाधीश, मुख्य लेखाकार आदि। इन कार्यों हेतु उन्हें आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र में मगध के वस्कार का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अजातशत्रु को वज्जियों के गणसंघ को जीतने के योग्य बनाया था। कानून और विनिमय, इसको जानते हैं। कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं ने जनजातीय कानूनों का स्थान ले लिया। सामाजिक पदानुक्रम ने नागरिक और आपराधिक कानूनों को प्रभावित किया। शूद्रों द्वारा उच्च वर्णों के विरुद्ध किए गए अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान था, लेकिन शूद्रों के विरुद्ध किए गए अपराधों में अधिक उदारता प्रदान की जाती थी। ठीक है, शाही प्रतिनिधि धर्मशास्त्रों के आधार पर कानून का संचालन करते थे। आपराधिक गतिविधियों के लिए सजा में कोड़े मारना, सिर कलम करना आदि शामिल थे। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के अधीन समाज। सामाजिक वर्गीकरण, इसको जानते हैं अच्छे से। समाज, ज़्यादातर जो मेंस में अगर क्वेश्चन आता है ना तो वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आपको ये ज़्यादा नोट करके चलना है। समाज 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को उच्च पदों से बाहर रखा गया था और उन्हें अक्सर दास, कारीगर और खेतीहर मजदूर के रूप में नामित किया गया है। इस अवधि के दौरान एक नई सामाजिक श्रेणी अछूत का उदय हुआ। सामाजिक वर्गीकरण में अछूतों को शूद्रों से नीचे रखा गया था और उन्हें बस्तियों के किनारे पर रहने, आखेटक और संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किया गया। किनको? अछूतों को। ठीक है, उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया और उन्हें केवल छोटी मोटी नौकरियां ही दी गई।
उनकी अपनी भाषा थी जो इंडो आर्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा से भिन्न थी। पारिवारिक संबंध, रक्त संबंधों, रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण माना जाता था और उन्हें जाति श्रेणी क्रम में शामिल किया गया था। कुल विस्तारित पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाता है, जबकि नाटकास में माता व पिता दोनों के सगे संबंधी रिश्तेदार शामिल थे। विस्तारित परिजन समूहों को नाती और नाती कुलीन कहा जाता था। यहाँ पे तीनों पॉइंट आप अंडरलाइन करेंगे। महिलाओं की सामाजिक स्थिति उस समय कैसी थी उसको जानते हैं। समाज पितृसत्तात्मक था और महिलाओं को निम्न दर्जा दिया जाता था। अंतर्विवाही जाति व्यवस्था के कारण महिलाओं के अधिकारों के दमन में वृद्धि हुई। बेटियों की तुलना में बेटों को प्राथमिकता देना जारी रहा, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाने और अंतिम संस्कार के लिए बेटों को जन्म देना आवश्यक माना जाता था। अभी भी हैं बहुत से लोग जो बेटों को इम्पोर्टेंस देते हैं, पर आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो बहुत समझदार हो गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कि बेटी हो या बेटा हो, बस बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। मगध साम्राज्य के अधीन अर्थव्यवस्था, शहर और नगर, इसको जानते हैं। कृषि अधिशेष, शिल्प और व्यापार की वृद्धि और बढ़ती जनसंख्या के कारण गंगा के मैदानी इलाकों में शहरों का विकास हुआ। इसे दूसरा शहरीकरण कहा जाता है। कस्बों को पुर या नगर यानी कि किलाबंद शहर या नगर छोटा शहर और निगम बाजार शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। विभिन्न प्रकार के नगर अस्तित्व में आए। राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी और चंपा जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे व्यापार और वाणिज्य के केंद्र, वैशाली जैसे पवित्र केंद्र। आपको इनको पूरा पॉइंट टू पॉइंट इनको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्राम बस्ती। पाली ग्रंथ विशेषकर विनय पिटक 3 प्रकार के गांवों यानी कि ग्राम का वर्णन करते हैं, यानी कि विनय पिटक के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के गांवों को बताया गया है। सामान्य गांव, इनमें विभिन्न जाति समुदाय रहते थे और इनका नेतृत्व ग्राम भोजक या ग्रामक करते थे। सेकंड है उपनगरीय गांव, इसको शिल्प गांव भी कहते हैं। बढ़ई का गांव यानी कि वधकी ग्राम, बुनकरों का गांव नलकारा ग्राम और नमक बनाने वालों का गांव लौनकारा ग्राम कहलाता था, ठीक है। थर्ड है सीमावर्ती गांव, जिसे अरामिका ग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है व्यापार और परिवहन। शहर रणनीतिक रूप से नदी तटों और व्यापार मार्गों पर स्थित थे। 2 प्रमुख अंतर क्षेत्रीय मार्ग थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, इसको जानते हैं। उत्तरापथ में है उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर बंगाल की खाड़ी में बंदरगाह शहर ताम्रलिप्ति तक, ठीक है। और दक्षिणापथ में है मगध में पाटलिपुत्र से गोदावरी पर प्रतिष्ठान तक और पश्चिमी तट पर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। समुद्री व्यापार, पाली ग्रंथों में पूरे उपमहाद्वीप में समुद्री यात्रा और व्यापार का भी उल्लेख मिलता है। पूर्वी क्षेत्र में है बंगाल और म्यांमार के बीच व्यापार, पश्चिमी क्षेत्र में तक्षशिला के अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। राजभट यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए शाही अधिकारी होते थे, ठीक है। आयातित वस्तुएं इसमें कौन सी है? सोना, चटकीला नीला रंग यानी कि लापिस लाजुली, ये हमने पहले पढ़ा है। हरितमणि, जट, चांदी आदि। निर्यात की गई वस्तुएं थी निर्मित शिल्प, कपड़े की वस्तुएं, चंदन की लकड़ी और मोती आदि, ठीक है। धन का उपयोग, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो संस्कृत लिखने और बोलने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। उसमें तनख्वाह यानी कि वेतन और वेतन अर्जक यानी कि वेतनिक का उल्लेख मिलता है, जो धन के उपयोग को दर्शाता है। शुरुआती सिक्के पंचमार्क यानी कि पहाड़ी पेड़, बेल, मछली, अर्धचंद्र, हाथी आदि के निशान के साथ मुद्रित धातु के टुकड़े।
और चांदी और तांबे से बने होते थे। इन्हें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास महाजनपदों द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है कराधान यानी कि टैक्सेशन। करों का भुगतान नगद और वस्तु दोनों रूप में किया जाता था। योद्धाओं यानी कि क्षत्रिय और पुजारियों यानी कि ब्राह्मण को करों का भुगतान करने से छूट प्रदान की गई थी। इस प्रकार कर का बोझ किसान वर्ग पर पड़ा, जिसमें वैश्य या गृहपति भी शामिल थे। बलि एक अनिवार्य कर बन गया, जिसमें किसानों को उपज का 6वां हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। सामान्यतः किसानों और राज्य के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता था। करों का मूल्यांकन और संग्रहण शाही प्रतिनिधियों यानी कि बलि साधकों द्वारा किया जाता था, जिसमें अक्सर ग्राम प्रधान सहायता करते थे। किसानों से शाही परियोजनाओं और कार्यों के लिए जबरन श्रम करवाया जाता था और कारीगरों को राजा के लिए हर महीने एक दिन काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। कमिका यानी कि सीमा शुल्क अधिकारी और शौलिका या शुल्काध्यक्ष टोल अधिकारी माल पर कर वसूलते थे। कुछ गांव ब्राह्मणों, जिन्हें ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था, और सेठियों यानी कि बड़े व्यापारियों को दिए गए थे। इन गांवों पर उनके पास केवल राजस्व अधिकार थे, कोई भी प्रशासनिक अधिकार नहीं थे। कृषि यह गांवों की मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। धान की रोपाई और लोहे के फाल के प्रयोग से उपज में काफ़ी वृद्धि हुई। चावल उनका मुख्य अनाज था। वे जौ, दालें, बाजरा, कपास और गन्ना भी उगाते थे। गृहपति यानी कि अमीर जमींदार दास या कर्मकार कहलाने वाले मजदूरों को नौकरी पर रखते थे। छोटे जमींदारों को कसाक या कृषक कहा जाता था। लोहे ने मध्य गंगा बेसिन के जंगली और कठोर मिट्टी वाले क्षेत्रों को खेती और बसावट के लिए अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौशाम्बी से लोहे के औजार के साक्ष्य मिले हैं। मयूरभंज और सिंहभूम जैसी समृद्ध और लौह खदानों तक पहुंचने उपकरणों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है। नेक्स्ट है गिल्ड यानी कि श्रेणी प्रणाली। गिल्ड प्रणाली ने शिल्प की विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया। श्रेणियों को नेतृत्व का मुखिया द्वारा किया जाता था, यानी कि श्रेणियों का जो नेतृत्व है वो मुखिया द्वारा किया जाता था। ये शिल्प अक्सर वंशानुगत रूप से हस्तांतरित होते थे। ठीक है। कारीगर और व्यापारी कस्बों के एक निश्चित इलाकों में रहते थे। मर्चेंट स्ट्रीट यानी कि व्यापारियों का मोहल्ला को वैसा के नाम से भी जाना जाता था। इन पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे। वैसे तो पूरी मैगजीन ही इम्पॉर्टेंट है, ये सारी ही नोट के रूप में है ये। ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आता है, जब 2026 का एग्ज़ाम दे दोगे ना, तब आप नोट करिएगा इसमें, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर नहीं, अभी भी नहीं यकीन है, तो आप लोग PYQ भी देख सकते हैं। ईरानी आक्रमण और संपर्क। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपजाऊ और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों ने उत्तर पश्चिम से आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। कंबोज, गांधार आदि छोटी रियासतों के बीच कमजोर नेतृत्व और राजनीतिक मतभेद मौजूद था। फलस्वरूप आक्रमणकारियों को न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। बाद में ये आक्रमणकारी हिंदू कुश पहाड़ियों के रास्ते इस क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अकामेनियन या ईरानी आक्रमण। अकामेनिद राजा साइरस 558 से 529 ईसा पूर्व उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था। पॉइंट को नोट करेंगे आप। बाद में फारसी राजा डोरियस ने 516 ईसा पूर्व में पंजाब पर कब्जा कर लिया। सिकंदर महान के आक्रमण तक उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप ईरानी शासन के अधीन रहा। तक्षशिला फारस के अकामेनिद साम्राज्य का हिस्सा था। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे आप। नेक्स्ट नोट है तक्षशिला पर। इसकी खुदाई 1940 के दशक में सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। पाणिनि ने अपनी सुप्रसिद्ध कृति अष्टाध्यायी 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लिखी गई, उसका संकलन तक्षशिला में किया था। ठीक है।
नेक्स्ट है भारत ईरानी संपर्क के परिणाम। भारत ईरानी संपर्क लगभग 2 शताब्दियों तक चला और इसका प्रभाव आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर पड़ा। तो पहले हम आर्थिक प्रभाव जानते हैं। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत क्षेत्र में फारसी सिक्कों की खोज से स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों के बीच व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई थी। फारसी सिगलोई यानी कि चांदी का सिक्का फारस की नकल थी। सिक्के के लिए भारतीय शब्द करसा फारसी मूल का है। ये सिक्के फारसी सिक्कों से प्रेरित हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं यानी कि संभावना है। इन ऐसे पॉइंटों का आप ध्यान से देखना है आप लोगों ने, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से सेंटेंस दिया जाता है डाइवर्ट करके। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रभाव। खरोष्टी लिपि का परिचय अरामाइक यानी कि फारसी साम्राज्य की आधिकारिक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाने वाली उसके माध्यम से हुआ। अशोक के 2 प्रमुख शिलालेख मनसेरा और शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि से लिखे गए थे, ठीक है, खरोष्टी लिपि में ही है। मौर्य मूर्तिकला में ईरानी कलात्मकता और स्थापत्य प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अशोक की घंटी के आकार की राजधानियां विशेष रूप से सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष और रामपुरवा स्तंभ का बैल स्तंभ शीर्ष, ठीक है, आपको याद रखना है। ये स्तंभ के जो अशोक का जो स्तंभ है ना उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। अशोक के शिलालेखों में विशिष्ट शब्द और वाक्यांश ईरानी प्रभाव को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ईरानी शब्द डीपी यानी कि दीपी के लिए अशोक के समय के लेखक लिपि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यूनानियों को ईरानियों के माध्यम से भारत की विशाल संपदा के बारे में पता चला, जिसने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पे ऋग्वेद और अवेस्ता के बीच भाषाई समानताएं बताई गई हैं, उनको देखते हैं। इंडोलॉजिस्ट थॉमस बरो के अनुसार समय के साथ केवल ध्वन्यात्मक परिवर्तन हुआ। 1380 ईसा पूर्व के बोगसकोई यानी कि उत्तर पूर्व सीरिया शिलालेख में हित्ती और मितनी राजा के बीच हुई एक संधि का उल्लेख है। इसमें ऋग्वेदिक देवताओं के नामों का उल्लेख है, जैसे इंद्र, उरुवना यानी कि वरुण, मितिरा और नास्तिया यानी कि अश्विन, ठीक है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण उसके कारण है, उसको जानते हैं। आक्रमण के कारण जो है ये अक्सर पूछा जाता है मेंस में, इसको आप स्पेशली नोट करेंगे। यूनानी ईरानी संघर्ष। 4वीं शताब्दी ईस्वी में यूनानी और फारसियों ने वैश्विक प्रभुत्व के लिए कई युद्ध किए। फारसी सेना को पराजित करने के बाद मैसेडोनियन के सिकंदर ने भारत की ओर प्रस्थान किया। आक्रमण का एक कारण उत्तर पश्चिमी भारत में विद्यमान फूट भी थी, क्योंकि यह तक्षशिला, पंजाब, पौरस का साम्राज्य और गांधार जैसे कई स्वतंत्र राजतंत्रों तथा आदिवासी गणराज्यों में विभाजित था, जिसमें खैबर दर्रा असुरक्षित रहा, जो आक्रमणकारियों के लिए एक सुलभ मार्ग बन गया। भारत की संपत्ति ने भी, जैसा कि हेरोडोटस जैसे यूनानी लेखकों ने वर्णित किया है, आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। सिकंदर का अभियान। भारत पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व धनानंद के शासनकाल के दौरान में शुरू हुआ, जब उसने भारत में प्रवेश करने के लिए खैबर दर्रा पार किया था, ठीक है। एक भारतीय राजकुमार पौरस के पहले झेलम नदी के सिकंदर के सामने एक मजबूत प्रतिरोध प्रस्तुत किया। हालांकि सिकंदर ने पौरस को हाइड स्पेस यानी कि झेलम के तट पर हुए युद्ध में हरा दिया, लेकिन वह पौरस की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ और उसका राज्य पुनः बहाल कर दिया। सिकंदर व्यास नदी तक पूर्व की ओर बढ़ता रहा, लेकिन उसकी सेना ने मगध की दुर्जय शक्ति, युद्ध की थकान, बीमारी और गृह चिंता के कारण आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस प्रकार सिकंदर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उसका पूर्वी साम्राज्य का सपना जो था वो अधूरा रह गया।
वापसी के दौरान बेबीलोन में बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। याद रखेंगे आप, बेबीलोन, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के विभिन्न प्रभाव उनको जानते हैं। राजनीतिक प्रभाव, उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में यूनानी क्षत्रपों की स्थापना, विजित क्षेत्रों में यूनानी बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए सिंध और काबुल क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया तथा झेलम यानी कि पाकिस्तान में पेशावर के तट पर बौकेफला जैसे शहर की स्थापना हुई। सिकंदर के आक्रमण ने उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे राज्यों को कमजोर कर दिया, जिसने मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। व्यापार और संचार पर प्रभाव, 4 अलग अलग मार्ग खोलकर 3 भूमि मार्ग से और 1 समुद्री मार्ग से प्राचीन यूरोप तथा दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मगध साम्राज्य से संबंधित जो नोट्स थे वो इस मैगजीन में फिनिश होते हैं। आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है, अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसी को भी अगर इनसे संबंधित नोट्स की PDF चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपने जो अभी मैंने और भी वीडियोस आप लोगों को बताए हैं इस सीरीज़ के, उसमें प्रारंभिक इतिहास है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक काल, ये सब मैंने उसमें बताया है आप लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया है, तो आप उन वीडियोस को भी पूरा देखिए। और उनमें ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग उसको ज्वाइन करिए। और किसी को भी अगर मेरे से बात करनी है, नोट्स चाहिए, एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी गाइडलाइंस चाहिए, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका, आपको यहाँ पे पूरे नोट्स मिल जाएंगे इतने ही प्राइस में। एक सब्जेक्ट के 6 से लेकर 12 तक पूरी NCERT के नोट्स मिलेंगे आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स मिलेंगे, सब मिलेंगे इसमें। तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। तो कल हम मिलेंगे नए चैप्टर के संग, जो नया टॉपिक है इसमें मौर्य साम्राज्य, इसको पूरा अच्छे से डिटेल में जानेंगे हम लोग। तो कल मिलेंगे हम लोग आपसे।